सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत है कैल में फिर से एक बार। तो बच्चा पार्टी बोर्ड की जो तैयारी है जोरों शोरों से चल रही होगी, आई होप चल रही होगी। और एक बात सुनना मेरी बात का बड़ा गौर से, बड़ा ध्यान से। भाई देखो, आप लोगों को जो है इस समय बिल्कुल कमर कस के, पेटी बिल्कुल बांध के अच्छे से मतलब मेहनत करनी है, बहुत तगड़े से मेहनत करनी है। पंगा सिर्फ एक हो रहा है, पंगा हमारे सब ये हो रहा है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल ये मतलब सेटल नहीं हो पा रहा है कि गुरुजी करें तो कैसे करें। चैप्टर बहुत सारे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने शायद अब अपने आप को सीरियस लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि नाइन्थ का फितूर था कि चलो पास तो हो जाएंगे, है ना। नाइन्थ का फितूर था गुरु जी पास हो जाएंगे, लेकिन अब कैसे पास होंगे मेरे भाई। अब बहुत बड़ी समस्या है, अब कैसे पास हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी, अब भी बोल रहा हूँ। कंसिस्टेंसी के साथ आप लगे रहना, जो जो लेक्चर्स आ रहे हैं पढ़ते रहना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। और आज के इस बेहतरीन चैप्टर में जिसका नाम है बेटा फेडरलिज्म, फेडरलिज्म महाकाल के नाम पे आग लगा देगा। ठीक है भाई। तो शुरुआत करेंगे आइए फेडरलिज्म की। लेकिन फेडरलिज्म पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ये है हमारा मार्क बूस्टर बैच। जी हाँ। अब कहो गुरु जी तुम पीछे प्रमोशन लेके आ गए। भाई मेरी बात सुनो, प्रमोशन नहीं लेके आया मैं, आप लोगों के लिए एक रामबाण इलाज लेके आया हूँ। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो शायद आपके जीवन के दुखों को दूर कर देगा, जो शायद आपके 10th क्लास के दुखों को दूर कर देगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि सर इस सिलेबस को रिवीजन कैसे करना है, सर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, किस तरह क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पीवाईक्यू करना सही रहेगा या फिर पीवाईक्यू के अलावा कुछ और भी है। कुछ ऐसी कैटेगरी जो सिलेक्टेड कैटेगरी होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। ऐसा नहीं कि खाली पीवाईक्यू कर लो सब काम उससे हो जाएगा। कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी भी होती है। ये सिलेक्टेड कैटेगरी जो बोर्ड एग्जाम में आपको हिट करेगी, हम आपको कराने वाले हैं हमारे मार्क बूस्टर बैच में। और इसका जो प्राइस है मात्र 2999 होने वाला है, बस इससे ज्यादा नहीं है। और अच्छा एक बात और है, आप कहोगे गुरुजी इस बैच को हमें लेना कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लेने का तरीका क्या है। सर आपको कुछ नहीं करना, एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 965888 और 5888 पे आपको करना बेटा कॉल या मैसेज करनी है। क्या करना बेटा? जी हाँ, कॉल या मैसेज करना है इस नंबर पे। और आपको हमारी टीम बता देगी कि आपको किस तरह से ये मिल सकता है। खास बात एक और है, इसके अंदर वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस, आपको कोई बहुत बड़े सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, आपको मोटे मोटे सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इस बैच के अंदर अपना आपको एनरोल करना है, भाई साहब काम चल जाएगा, महाकाल के नाम पे लगा लो, है ना। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और क्या गुरु जी, खास बात क्या है सर, एक बात आई, इतने कम समय में हम लोग कितना पढ़ पाएंगे भाई। हमारे पास समय कम है तभी तो बैच लेके आए हैं, समय कम है तभी ये बैच लेके आए हैं, अदरवाइज हम बैच लेके आते ही नहीं। इस बैच की खास बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड है, सिर्फ वो कंटेंट जो बोर्ड से रिलेवेंट है, वही पढ़ाया जाएगा खाली। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो अभी भी आपके पास मौका है अपने मार्क्स को बूस्ट करने का, इसीलिए इसका नाम क्या बेटा, मार्क बूस्टर बैच। और महाकाल के नाम पे ठोको लाइक, जी हाँ दबा के शेयर लेट हो। ठीक है जी। तो चलिए बेटा, आपको मैंने बता दिया करना क्या है, 9658885888 पे कॉल या मैसेज करो। ठीक है जी। आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि किस तरह से आपको बैच मिलेगा। और खास बात है, हम लोग आपके एग्जाम बोर्ड से पहले, सॉरी बोर्ड एग्जाम से पहले आपको हम लोग सब कुछ खत्म करा के दे देंगे। और एक एक पीडीएफ मिलेगी आपको इसमें, वो पीडीएफ जिसके अंदर भाई साहब वो क्वेश्चन होंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। देखो चलिए शुरुआत करें। आइए, चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद यानी कि हिंदी में संघवाद, इंग्लिश में फेडरलिज्म। देखो एक बात सुनो, आपने लास्ट टाइम शायद पढ़ा पावर शेयरिंग के अंदर कि किस प्रकार से एक कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। ये आपस में किस प्रकार से करते हैं, अपनी पावर को शेयरिंग करते हैं, और कैसे ये लोग आपस में क्या करते हैं बेटा, रहते सहते हैं। लेकिन बात सारी है सर, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, धर्म अलग अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, सबके निभाने के काम भी अलग अलग है। तो भाई गुरुजी एक बात बताओ, मैं कैसे आखिर आखिर ये लोग कैसे जो है मतलब अपने सरकार को चुनते हैं, किस प्रकार से सरकार निर्णय लेती है। भाई देखो फेडरलिज्म में मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ खाली, अभी फिलहाल मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिलहाल क्या है खाली इसके अंदर कि हम लोग ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो हर एक कास्ट धर्म, हम इंडिया की बात कर रहे हैं फिलहाल, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ उस समय, कि हाँ भाई कास्ट को, धर्म को, लैंग्वेज के लोगों को लेके बनाती है कि हाँ हर किसी के वर्क को, वैसे 90% वर्क को इसका बेनिफिट मिल जाए, 10% अगर वो अनएक्सपेक्टेडली छूट जाता है फिर बात अलग होती है। अच्छा एक बात और है, साथ खास बात है कि हमारे यहाँ पर किसी भी एक यूनिट को, यानी कि गवर्नमेंट की किसी भी एक बंदे को कोई पावर नहीं दी गई पूरी तरह से, सारी पावर बटी हुई है। और उस पावर के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो किसका है, जनरल पब्लिक का। पब्लिक वोट देती है, गवर्नमेंट बनाती है, पब्लिक के सजेशन लिए आते हैं, पब्लिक की समस्या सुनी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि किम जोंग बन गए
और किम जोंग की तरह महाकाल के नाम पे ठोक दिया। लेकिन एक बताऊं, कभी 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 मेरे बच्चे, क्या बोलता है वो, क्या था, एक डायलॉग था कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना बहुत जरूरी है। तो भैया क्या होता है कि किम जोंग भी क्या करता है, फैसले जब लेता है ना, तो ऐसे फैसले लेता है कि उसकी गवर्नमेंट बन रही है। देखो किम जोंग आज की डेट में क्या रखा है, एकदम बदमाश है, बदमाश। और बदमाश होने के साथ साथ मेरे बच्चे क्या है, वो अपनी सरकार को, अपनी सत्ता को बहुत बखूबी चला रहा है। तो मेरे बच्चे, आपको समझना पड़ेगा कि उसके डिसीजन, ऑलवेज सी बात है, एक मोनोपोली है, उसकी सत्ता है। लेकिन हमारे पास मेरे बच्चे वो क्या है, डेमोक्रेसी। तो हम लोगों को जो डिसीजन लेना था वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, उसकी साइनिंग अथॉरिटी होगी, पास किया जाएगा, तब जाके नियम बनेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे डिसीजन क्या तो लेट होते हैं। और डेमोक्रेसी खास बात है कि डिसीजन क्या तो लेट होते होते हैं। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और समझेंगे। क्या क्या डिफरेंशिएट मेरे बच्चे बिटवीन द फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विद द एग्जांपल। तो भाई देखो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लास्ट ईयर ही आया हुआ पेपर में क्वेश्चन है। और पेपर में क्वेश्चन, मतलब मैं समय क्वेश्चन सिर्फ वही कराऊंगा जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई पेपर छानने की जरूरत नहीं है, आपको कोई सैंपल पेपर लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो जी आ जाओ। पहला, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट। आज सर खास बात क्या है फेडरल गवर्नमेंट की, मेरे बच्चे कहता है द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव सम पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट जस्ट लाइक हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरह। हमारे यहाँ पर जो इस समय सेंट्रल में बीजेपी बैठी हुई है, और स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। दिल्ली में इस समय बीजेपी है, राजस्थान में मान लो कांग्रेस है ना। तो अलग अलग जगह अलग अलग गवर्नमेंट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ कुछ पावर उनको दे रखी है कि वो अपने स्टेट का बजट, अपने स्टेट के लिए नियम कानून बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वोपरि कौन रहेगी, सेंटर। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में। ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको याद रखना, पेपर में इंपॉर्टेंट है। और एक बात और सुनो ध्यान से, खास बात क्या, खास बात मेरे बच्चे ये है कि पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पर, ये तीनों एक दूसरे के काम पे नजर रखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि लेजिस्लेचर जो हमने चुन के भेजे वो बदमाशी की तरह अपना काम करेंगे, और जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव चुन लिए तो वही बदमाशी की तरह काम करेंगे, फिर उनमें से हमने जो जुडिशरी चुने वही बदमाशी की तरह काम करेंगे। ना 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 ना, काम होगा एकदम तरीके से होगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो जाओ। अगर हम बात करें, इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, और जिनको हम चूज करते हैं वही लोग ही क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, पावर, डिसीजन मेकिंग पावर बना सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं लोकसभा में, तो बीजेपी का राज है, तो बीजेपी ही क्या लेगी, सारे डिसीजन लेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट की, इट मेक आ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सुप्रीम पावर होती है। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सच एज द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एक्सरसाइज द लेस पावर देन सेंटर। यहाँ पर भी सेंट्रल पावर के साथ साथ स्टेट और क्या मेरे बच्चे लोकल होती है। लेकिन खास बात यह है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में जो मेन पावर होती है, होल्डिंग पावर जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ तो होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, उनको, उनसे पावर छीन भी सकती है, उन्हें डायरेक्शन मिल सकती है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन तो देती है परंतु संपूर्ण रूप से नहीं देती है। जी हाँ, संपूर्ण रूप से नहीं देगी। बात यह है कि कुछ अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे हैं कि जिनके अंदर क्या हुआ, सेंट्रल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिटरी। तो यूनिटरी में कौन सुपीरियर होता है, सेंट्रल। और फेडरल में कौन होता है, सेंट्रल और स्टेट दोनों होते हैं। सेंट्रल सुपीरियर रहता है, लेकिन फिर भी स्टेट की अपनी एक अलग पहचान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। हमें हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम के 3 फीचर्स बताने हैं, बेहतरीन वाले, बड़े ध्यान सुनो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम में संघवाद देखो कैसा है, तो कितना सारा लिखा हुआ, ओ माय गॉड। लेकिन एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आ जाओ, पहला है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब ये होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, देखो गुरुजी एक क्वेश्चन यहीं से बन गया। क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन करा दूंगा। होल्डिंग टुगेदर एक क्या होता है, कमिंग टुगेदर। जैसे हम लोग बात करें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ना इटली ले लो, जर्मनी ले लो, यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर देश बने हैं। तो इसे हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर, मतलब जब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो इसराइल ही क्यों ना हो, है ना। उसी प्रकार से लेकिन भारत अपने आप में एक देश था, हमने खुद अपने टुकड़े करे हैं। जी हाँ, हमने खुद अपने यहाँ पे क्या बनाए, राज्य बनाए हैं। बल्कि बाकियों ने, बाकी क्या थे, ऑलरेडी राज्य थे, वो मिलकर क्या बने, देश बने। इसीलिए उनके संग क्या लगता है, यूनाइटेड, हाँ, स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर यूएई। हाँ जी हाँ, ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या था बच्चे, तो दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टुगेदर, मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों को बांध रखा है। कोई भी राज्य अपना स्वतंत्र नहीं हो सकता। बाकी देशों में क्या है, स्वतंत्र होने के चांसेस होते हैं अगर वो चाहे तो। आगे सुनना, कहता है वेयर इन द सेंटर ट्रेंड्स
टू बी मोर पावरफुल, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, वाइस वर्सा द स्टेट्स, स्टेट्स की तुलना में बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ मोदी गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है स्टेट की तुलना में। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया टू बी यूनियन ऑफ स्टेट, हमारा क्या ये यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि स्टेट्स मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और हम बात करें 3 टायर सिस्टम है हमारे पास, सेंट्रल, स्टेट और क्या बच्चे लोकल, जिसको हम पंचायत या फिर एमसीडी भी कहते हैं। उनने क्या रखा हमारे से यहाँ पे क्या मेरे बच्चे, सेकंड है, आओ सेकंड, दैट इज कॉल्ड जुरिस्डिक्शन। तो जुरिस्डिक्शन हमारा कैसा है, न्याय, जो हम न्यायपालिका कैसी हमारी, हमारे यहाँ पे 3 टाइप है, डिस्ट्रिक्ट और क्या था हाई कोर्ट और क्या सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोटे मोटे मामलों के लिए, हाई कोर्ट उससे बड़े मामलों के लिए, और बड़ा कोर्ट तो आपको मालूम सबके लिए। हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट्स के कुछ अलग अलग हैं, कुछ कंबाइंड स्टेट्स के भी हैं, जैसे 2-3 स्टेट्स के कुछ एक ही हाई कोर्ट है ना। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो हर राज्य में है ही। खास बात यह कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाता, मान लीजिए बाई चांस आपको लगता है कि अभी अन्याय, तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट ना सही तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। लेकिन हमारा जो कोर्ट सिस्टम है धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन होते जा रहा है। पूछो कैसे, वो लोग मैटर, जैसे सिविल मैटर अलग हो गया, फाइनेंशियल मैटर अलग हो गया, क्रिमिनल मैटर अलग हो गया, इन लेबर मैटर अलग हो गया, इन सबको धीरे धीरे क्या करते जा रहे हो लोग, अलग अलग करते रहे, ताकि न्याय मिलने में ज़्यादा समय ना लगे। क्योंकि पहले जो न्याय का प्रोसेस था काफ़ी लंबा था, लंबा तो अब भी है प्रोसेस। एक्चुअली जो जज होता है ना, वहाँ पे जो बैठा होता है, उसको एक बात सिखाई जाती है कि कभी भी गलती से ना कोई दोषी, सॉरी कोई निर्दोष आदमी, मतलब कभी भी गलती से भी उसको सजा ना मिले। क्योंकि अगर आपने गलती से भी एक दोषी इंसान को, मतलब सॉरी 10 दोषी इंसान को सजा नहीं दी और एक दोषी को दे दी, शायद तो दोनों बराबर हैं। क्योंकि एक बेचारा निर्दोष आदमी पूरी जिंदगी अपनी क्या कर देगा, गंवार देगा। दोषी इंसान तो चलो फिर भी ठीक है, क्या पता अपनी गलतियों को ठीक कर ले आगे चल के। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो शायद दोषी इंसान के लिए माफी नहीं करती, है ना। अगर आपने देखा होगा अभी कुलदीप सैनी का भी वो आया, क्या बोलते हैं, बेल के ऊपर सीन हुआ था, तो उसको रेप केस के मतलब उसमें भी यहाँ पे जेल भेजा गया था, उसे बेल मिल गई। अब भाई साहब पब्लिक पागल हो गई, कह रहा यार कमाल है। क्योंकि सबसे खास बात थी, वो जो लीडर था वो था बीजेपी का। बीजेपी अपने लीडर्स को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अगर आप देखोगे ना, इनका बैकग्राउंड चेक करने आओगे तो बहुतों का क्रिमिनल बैकग्राउंड मिलेंगे, कईयों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, लगा लो, सब पैसा कमा ले यार। चलो जा जाओ, तो यहाँ पे क्या था हमारा कि ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों टायरों को स्पेसिफाई कर दिया जो मैंने बताया अभी आपको। इंश्योर करती है इस बार की दैट द प्रेजेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, और तीनों लेवल को अपनी अपनी क्या पावर दे रखी है, उस पावर का अपने अपने लेवल पर पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन कंप्रोमाइजिंग ऑफ यूनियन, स्टेट एंड क्या काउंटर लिस्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 3 प्रकार की लिस्ट दे रखी है। जैसे यूनियन के मैटर क्या है, स्टेट के मैटर क्या है, और कॉन्कर्ड क्या है। अब यूनियन क्या होता है सर, यूनियन की अगर मैं बात करूँ नीचे आ जाऊँ तो सर यूनियन लिस्ट क्या होती है बच्चे, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने क्या बनाती है, नियम कानून बनाती है। स्टेट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाती है, अपने नियम कानून बनाती है। मतलब जो हमारी यूनियन लिस्ट होती है उसके अंदर वो सब्जेक्ट दे रखे होते हैं। जैसे मान लो डिफेंस है, करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है, कम्युनिकेशन, तो इसके ऊपर नियम कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन मान लो एक ट्रैफिक, मान लो पुलिस है, ठीक है, जो वैसे पुलिस है, स्टेट पुलिस हो गई, या फिर बोल दो स्टेट के अंदर जो रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, छोटे मोटे शिक्षा कौन करेगा, मेरे बच्चे वो करेगी, क्या बोलते हैं, अपना स्टेट गवर्नमेंट करेगी अपने अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए। और कॉन्कर लिस्ट क्या होता है, जिसमें दोनों के मिला जुला के क्या होता है, सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब जिसमें कानून बनने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। लेकिन बच्चे यहाँ पर भी एक चीज होती है कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी कानून के ऊपर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस दशा में सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, यानी कि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ सुपीरियर है। क्या रखा है, जुडिशरी एक्ट्स एज एन एम्पायर। जी हाँ, अगर मान लीजिए कभी भी किसी भी लेवल में लड़ाई हो जाए, स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाए, मान लीजिए बाई चांस करें, तो उस केस के अंदर जो जुडिशरी होगा, न्यायपालिका होगी, चाहे उस डिस्ट्रिक्ट की हो, चाहे हाई कोर्ट की, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो। जनरली तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इवन ये लगा लो हमारे यहाँ पे ये भी सिस्टम है कि अगर हाई कोर्ट चाहिए फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो फटकार लगा देता है, जी हाँ, डांट लगा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, बल्कि लोकल की तो चला घर छोड़ो ही, इन दोनों को भी डांट लगाया था कि भैया आप अपना काम ढंग से करो अगर कोर्ट को लगता है तो, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट आओ, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, सर हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी कैसे देता है। क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट कि डिवीजन ऑफ पावर जो है किसके बीच में है, भाई यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, ये रखी है हमने।
एक्सप्लेन करो। है क्यों नहीं दे रखी देखो। अगर हम बात करें देयर इज अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, हमारे थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दे रखी है। कौन कौन सी? पहली दे रखी है बेटा हमारी यूनियन लिस्ट। अब गुरुजी यूनियन लिस्ट क्या? यूनियन लिस्ट में आज की डेट में लगा लो करीबन करीबन कब की बात है, 2022 के आसपास की बात है। 100 से मतलब 100 के आसपास क्या है सब्जेक्ट्स हैं। 100 के आसपास सब्जेक्ट का मतलब बेटा ऐसा नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, ठीक है। इसमें 100 के आसपास क्या बच्चे सब्जेक्ट्स क्या इंक्लूड है, ठीक है, जो कि मेरे बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। यानी इन विषय के ऊपर जो नियम कानून होगा, जो एक्शन होगा, कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। ध्यान रखना बात को। जैसे चाहे एक्सटर्नल अफेयर हो, बैंकिंग सिस्टम हो, कम्युनिकेशन हो, करेंसी हो। बात करता हूं मैं स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में इस समय कितने हैं सर? 61। टोटल 61 सब्जेक्ट है। एज ऑन 2012 सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें 2022 के आसपास में टोटल 61 ऐसे हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट क्या बना सकती है? नियम कानून बना सकती है। इट कंटेन्ड सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में क्या आता है? जो उनका आंतरिक व्यापार है वो आता है, जो जब पुलिस है वो आता है, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर है मेरे बच्चे वो आता है, ठीक है। ये सब कुछ क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट। जैसा मान लो यूपी है, तो यूपी के अंदर एग्रीकल्चर कौन करेगा? यूपी वाले करेंगे। तो यूपी के एग्रीकल्चर में सेंटर का कोई मतलब नहीं है, दिल्ली वाला कोई मतलब नहीं है, एमपी वाला कोई मतलब नहीं, और उसी प्रकार से एमपी के एग्रीकल्चर में या फिर व्यापार में हमारा कोई मतलब नहीं है। आगे सुनो क्या रखा है? कॉन्कर लिस्ट, सुनना बहुत ध्यान से। कॉन्कर लिस्ट कंसिस्ट ऑफ कितना है? 52 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर दोनों मिलके क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं, सेंट्रल भी स्टेट भी। जैसे इसमें फॉरेस्ट है, एजुकेशन है, ट्रेड यूनियन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया। ये इस प्रकार के सब्जेक्ट हैं जो कि मेरे बच्चे कौन बनाते हैं? दोनों मिलकर बनाते हैं। अगर इन केस मान लीजिए इन दोनों में लड़ाई वड़ाई हो गई, ठीक है, तो मेरे बच्चे सुपीरियर कौन रहेगा उसमें? यूनियन रहेगा। कौन रहेगा? यूनियन, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। कहता है यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट विच आर नॉट कवर्ड अंडर दीज लिस्ट। अगर बाई चांस कोई ऐसा टॉपिक आ गया, बाई चांस कोई ऐसी चीज आ गई जो शायद इन सब्जेक्ट्स में या फिर इन तीनों लिस्ट के अंदर क्या शामिल नहीं है, तो उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? हाँ जी हाँ, यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। चलो जी, क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे वैसे क्वेश्चन बड़े बेहतरीन बेहतरीन है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं फालतू तामझाम नहीं लेके आया, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मतलब हर एक चैप्टर से मैं वो 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तामझाम इतना सारा नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता, ठीक है। क्योंकि बच्चा एंड में आके एक बात होता, पूरी किताब तो चाटेगा नहीं, पूरे सैंपल पेपर तो चाटेगा नहीं रख के कि गुरुजी हम पढ़ लें। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में गुरुजी एक रामबाण इलाज चाहिए ना, तो ब्रह्मास्त्र मैं दूंगा आपको। वो ब्रह्मास्त्र ये है, आओ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। 3 दे रखी है, लेजिस्लेटिव पावर में है, ठीक है। स्टेट एनी 2 सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। 2 सब्जेक्ट बताना जो यूनियन लिस्ट में हो, ठीक है। विच लिस्ट द सब्जेक्ट द एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन वाई। और एजुकेशन को किस लिस्ट में इंक्लूड करा गया और क्यों? चलो जी भाई साहब, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आ जाओ देखें। पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, बात करते हैं, बड़ा ध्यान सुनना। हैज अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी हमने पढ़ा यूनियन, स्टेट एंड क्या अकाउंट कर। द सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट आर दोज, ये वो सब्जेक्ट होते हैं दैट आर अंडर द एक्सक्लूसिव जुडिस्डिक्शन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की न्यायाधीश के अंदर होता है, सीधा सीधा। यानी कि आप ये मान लो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हो एक तरह से, है ना, इस तरह से मान लो। सम ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट आर, कुछ सब्जेक्ट ये देखो, जैसे बात करें हम डिफेंस की, बात करें फॉरेन एक्सचेंज की, बात कर लेते हैं बैंकिंग, करेंसी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, सेंसेक्स, स्टैटिक्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड क्या ट्रेडमार्क्स। ये सभी प्रकार की जो चीजें हैं ये किसके हाथों में? यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? द सब्जेक्ट एजुकेशन कम्स अंडर द कॉन्कर लिस्ट। क्योंकि सर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए अपना एजुकेशन सिस्टम लागू करते हैं, लेकिन हर स्टेट का, क्योंकि हमारे इंडिया में स्टेट वाइज एजुकेशन बदल रही है, क्योंकि लैंग्वेज बदल रही है। मान लो तमिलनाडु की बात करें, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या होगा? अलग होगा। अब ये ना भांडा फोड़ हुआ है, शायद आपको मालूम ना हो। क्या आता है? लिटरेसी रेट वहाँ का जो है 86% से भी प्लस चल रहा है। वहाँ पे भांडा फोड़ हुआ भाई साहब, हमने देखा इतनी सारी फर्जी डिग्रियां, डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट भरे पड़े थे, क्या ही बताऊं। अब पता लगा कि क्या वजह है कि तमिलनाडु का या फिर केरल साइड का जो एजुकेशन सिस्टम है इतना हायर क्यों है। भाई ये ना सिर्फ हमारे केरल में नहीं है, यूपी में भी है, ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में भी है, हर जगह है। ये फर्जीवाड़ा हर जगह चल रहा है, और काम धंधे लोग करते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं, चलो जी आ जाओ। तो
कहाँ गया, हाँ ये था, हाँ। तो उन्होंने बोल रखा है कॉन्कर लिस्ट विच मीन्स बोथ यूनियन एंड गवर्नमेंट स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन द दी सब्जेक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। अब दिल्ली के अंदर दिल्ली बोर्ड भी है, सीबीएसई बोर्ड भी है। दुनिया कहती है शायद सीबीएसई बोर्ड दिल्ली में नहीं, सेंट्रल बोर्ड है। सेंट्रल का मतलब पूरे भारत पे लागू होता है। वेस्ट बंगाल का बच्चा हो, चाहे वह राजस्थान का बच्चा हो, सभी लोग, सभी बच्चे सीबीएसई का पेपर दे सकते हैं और सीबीएसई बोर्ड को अपना सकते हैं। बल्कि अब तो स्टेट भी जो करने लग गई है, सीबीएसई बोर्ड को अपनाना चालू कर दिया उन्होंने, ये लगा लो, है ना। द कॉन्कर लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट दैट आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट। और कॉन्कर लिस्ट में वही, कॉन्करेंट लिस्ट में सिर्फ वही सब्जेक्ट्स होते हैं जिन पे दोनों का इंटरेस्ट होता है। मैं बात करूं शादी की, तो शादी स्टेट में अलग अलग तरीके से, जैसे आप एमपी में जाओ, एमपी के रीति रिवाज अलग होंगे, है ना। पहाड़ों पे जाओ वहाँ पे अलग होंगे, राजस्थान में जाओ पे अलग, तो हर किसी का क्या अपना रिवाज अलग अलग है ना। और एक बात सुनना, बाई चांस कभी इन दोनों में लड़ाई हो जाए कि यार नहीं यार ये मत बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, तो जो पावर होती है किसके पास होती है, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है किसी भी डिस्प्यूट के केस में। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान सुनना। क्या रखा, डिस्कस द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल इंडिया का इंडिया पे इम्पैक्टफुल बताना जो ऑपरेटेड हो रहा हो विदाउट ऑफ फेडरल सिस्टम पे। बिल्ड द आंसर अराउंड दीज पॉइंट, और अपना आंसर को इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बनाओ। देखो जी कितना बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँ, 23-24 में आ चुका है क्वेश्चन, कितना बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है। रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब हो गया कभी कभी गवर्नमेंट क्या होती है किसी विशेष क्षेत्र को, किसी स्पेसिफिक हाँ एरिया को क्या देती है, वो देती है कि हाँ चलो ठीक है भाई इसको देखना है, देखना है, स्पेसिफिक हो गया। इफेक्टिवनेस इन गवर्नेंस, भाई कितना इफेक्टिव हो रहा है, कितना प्रभावशाली है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है इसका। आ जाओ, तीनों पॉइंट का डिस्कस है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें बताना भाई कितना इंपैक्टफुल है हमारा फेडरल सिस्टम हमारे इंडिया के ऊपर, कितना इंपैक्टफुल है। आ जाओ, देखो जी बात करें हम रीजनल ऑटोनॉमी की, तो मेरे बच्चे क्या कहता है रीजनल ऑटोनॉमी कि रीजनल गवर्नमेंट वुड हैव अ लिटिल और नो डिसीजन मेकिंग पावर, रीजनल एस्पिरेशन माइट बी गेट क्या सरपास्ड। जी हाँ, रीजनल गवर्नमेंट वुड बी हैव, मतलब रीजनल जो गवर्नमेंट होती है, अगर मैं रीजनल गवर्नमेंट समझते हो ना, जैसे एक लोकल एरिया की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ उसमें, तो वहां पर क्या होता है, जैसे मैं एमसीडी की बात कर लो, मान लो मेरा एरिया है एमसीडी में, तो उस बेचारे के पास या तो लिटिल होगी या फिर कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, पहली बात तो ये है। जी हाँ, अगर ध्यान गया तो ठीक है। जैसे मैं छोटी सी बात करूं, मान लो मेरे यहाँ का जो निगम पार्षद है बेसिकली, है ना, यानी कि उसको बोलते हैं निगम पार्षद, क्या बोलते हैं मैं तो भूल भी गया, एमसीडी के जो इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो होता है, ठीक है। तो मेरे बेटे वो जो निगम पार्षद है ना, वो सिर्फ उतने क्षेत्र के लिए डिसीजन लेता है। मान लो हमारा दिल्ली में एक एरिया पड़ता है गोंडा क्षेत्र, तो गोंडा क्षेत्र में क्या होता है कि सिर्फ उस एरिया का जो निगम पार्षद है वो केवल गोंडा के लिए ही बातचीत करेगा, वहाँ की रोड सड़कों के लिए बातचीत करेगा, नाली वाले के लिए बातचीत करेगा, बस। उसके पास इसके अलावा और कोई पावर नहीं होती है। वो साफ सफाई दे सकता है, सड़कें रोड वोड दे सकता है, बस। अगर आप बात करो कि वो स्कूल में कोई काम करवा दे, उसकी बस की नहीं है, उसके पास पावर नहीं है। बस वो लोगों की जो शिकायतें होती हैं वो उनको कन्वे कर सकता है ना। इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस, चलो जी क्या होता है, लोकल इश्यूज माइट नॉट रिसीव ड्यू टू अटेंशन, बिल्कुल सही बात है। अब देखो इंडिया इतना बड़ा, गांव इतने बड़े बड़े हैं, गांव दूर दूर तक फैले हैं, सारे इशू थोड़ी ना पहुंच पाएंगे। क्या लीडिंग टू आर डिसकनेक्ट बिटवीन द ग्रास रूट रियलिटी एंड द गवर्नेंस। सबसे खास बात है हमारे इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस की, हमारी गवर्नमेंट की, कि उसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी कम है, क्योंकि ग्रास रूट पहुंचने के लिए उन्होंने पंचायत इलेक्शन और एमसीडी इलेक्शन का चुनाव किया था 1992 में। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या बोलता हूँ सर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसको लिख लो शायद आपको मिल जाए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जी हाँ, अधिकारों का विकेंद्रीकरण, उन्होंने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करा, इसको बांटे। लेकिन मेरे बच्चे खास बात क्या है कि उससे पहले 92 से पहले हमारे यहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, ना तो कोई ग्राम पंचायत थी, ना कोई प्रधान था। अब प्रधान बने, पंचायत इलेक्शन होने चालू हुए, शायद आपने पंचायत वेब सीरीज देखी, उसमें भी ऐसा होता है। तब जाके अब गवर्नमेंट के पास कुछ कुछ बातें पहुंच पा रही हैं। तो ग्रास रूट लेवल पर क्या हुआ था, इनकी पहुंच काफी कम थी, इसीलिए क्या हुआ था, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस कम है। जी हाँ, decision making, the decision making process might be become the undemocratic and less inclusive, it is likely to the neglected the regional aspiration। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है सर, क्या बात है ये सर, बात ये है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है बेसिकली वो अनडेमोक्रेटिक होता है, उसमें
आपने जिन लोगों को चुन के भेज दिया, आपने मान लो मोदी को चुन के भेज दिया, तो मोदी जब डिसीजन लेगा ना तो आपसे पूछ के नहीं लेगा, वो सिर्फ अपने एमएलए से, वो भी खास खास लोगों से डिस्कशन करेगा। वो सारे के सारे 272 बंदे जो है ना उसके एमएलए जो बैठे हुए हैं सांसद में, वो उनसे कुछ नहीं पूछता, ना उनकी कोई वैल्यू होती है, और वो बेवकूफ़ भी होते हैं, एक बताऊं। उनको बस पैसा पहुंच जाता है कि तुम लोगों को बिल पे हाँ भरनी है, पास कर देना है, बात खत्म। जी हाँ। तो डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ज़्यादा अनडेमोक्रेटिक होती है। और ख़ास बात यह है, यही वजह है कि जो रीजनल बंदे होते हैं, यानी कि जो लोकल होते हैं, जैसे हमारे ऐसे एरिया के छोटे छोटे एरिया के, मान लो दिल्ली है तो दिल्ली में भी काफ़ी जोन बटे हुए हैं, एरिया बटे हुए हैं। यूपी है, यूपी में तो बहुत सारे क्या बोला डिस्ट्रिक्ट बटे हुए हैं। तो वहाँ पर जो गाँव है, वहाँ के लोगों का तो कुछ पता ही नहीं होता कि भाई इनका डिसीजन से क्या लेना देना है कि नहीं है। जो बेचारे अपने गाँव से बाहर निकलते शहर की तरफ बढ़ते, तब उन्हें पता लगता अच्छा मोदी ने ये भी पास कर दिया, अच्छा मोदी ने ये भी पास कर दिया, ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है। तो भाई साहब, ये बहुत बड़ा पंगा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा पंगा है कि रीजनल जो एस्पिरेशन होती है, यानी कि रीजनल जो लोग होते हैं, उनको नेगलेक्ट करके हमेशा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा चैप्टर में बच्चे फेडरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मेरे बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान सुनना, आपके सामने अभी भी मौका है अपने मार्क्स को बूस्ट करने का, जिसके लिए हम लोग लेके आए हमारा मार्क बूस्टर बैच। चालू होने वाला कल से ही भाई साहब, जी हाँ। और आप चाहो तो उसमें कंटिन्यू इनरोल कर सकते हो, लगातार इनरोल कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको। 9658885888 पे कॉल या मैसेज करना है महाकाल के नाम पे, क्योंकि अगर आप जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल करोगे, कंटेंट डिलीवर होना स्टार्ट हो चुका है, और पेपर अगले मंथ ही है भाई साहब, अब भी नहीं करा तो फिर कब करा। ठीक है भाई, तो चलो बच्चा पार्टी, और 9658885888। तो मेरे बच्चों, मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, देखते रहना कैलविन। मैं हूं आपको अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं किसमें, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए महाकाल के नाम पर ठोको लाइक।